गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्या देखेंगे? एज यूजुअल द हिंदू 13 मई का। प्रतियोगिता दर्पण जून का जो अंक है वो हमने डाल दिया है नेशनल का, वो आप लोग देख सकते हैं फिलहाल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज है पाकिस्तान से। पाकिस्तान द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है भारत को न्यूक्लियर अटैक को लेकर के। ठीक है, तो भारत का साफ कहना है, क्या भारत इससे डरता नहीं है। पहली बात तो यही है कि हम खुद न्यूक्लियर पावर हैं। चूंकि न्यूक्लियर पावर की बात आई है, डरता नहीं है न्यूक्लियर थ्रेट से। थ्रेट का मतलब धमकी। ठीक है, कि पाकिस्तान धमकी देगा तो भारत झुकेगा, तो भारत झुकेगा नहीं। तो इस संदर्भ में भारत की क्या नाभिकीय पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं भारत के पास नाभिकीय हथियार क्षमता है या नहीं है, या कैसे है। हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत का जो इतिहास रहा है इस मामले में, हमने 1974 में परमाणु परीक्षण किया। लोकेशन हमारे पास एक ही है परमाणु परीक्षण करने की। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो हमने परमाणु परीक्षण किया 1974 में। ये हमारा पहला टेस्ट था 1974 में, और इसमें पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका नाम हम लोगों ने रखा था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो कभी कभी पूछा जाता है इस एग्जाम में, पहला टेस्ट कब हुआ परमाणु का, तो बताएंगे 74। दूसरा, कोड नेम पूछा जाता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, या बुद्ध मुस्कुराए हिंदी में आ जाता है कभी कभी। ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे कि भारत के द्वारा जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्माइलिंग बुद्धा हमने ये 18 मई को टेस्ट किया था 1974 में। डेट तो याद नहीं करनी है, ईयर ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमने परमाणु टेस्ट किया, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हमने 1998 में किया। जैसे 74 का हमने टेस्ट किया, इसके बाद विश्व के द्वारा हम पर प्रतिबंध लगाए गए। फिर हमने दोबारा टेस्ट किया 1998 में। ये भी हमने मई के महीने में ही किया। मई 11 और 13 मई को 2 दिन हम लोगों ने किए थे, और इस दौरान कुल 5 टेस्ट किए गए थे। टेस्ट वही किए गए कहाँ पर, लोकेशन दोनों की सेम है, पोखरन। पोखरन कहाँ है, राजस्थान में, और स्थलीय क्षेत्र है, तो वहीं पर किया गया। दोनों बार टेस्ट हमने पोखरन में ही किए। पहले वाले को पोखरन 1 बोलते हैं, पोखरन 1 करके। दूसरे वाले को इसको बोलते हैं पोखरन 2। इस दौरान जो हमने कोड नेम रखा था, कोड नेम, उसका कोड नेम क्या था, एन है ये। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति। हमारा जब 1998 में हमने परीक्षण किया, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया, वो भी परमाणु शक्ति बन गया। जो हमने टेस्ट किए, तो हमने यहाँ पर परमाणु बम का परीक्षण किया था। किसका,
परमाणु बम का तो सफल रहे, और इसका जो प्रयोग किया गया था वो ज़मीन के अंदर किया गया था। जैसे कि ये है ज़मीन, लैंड मान लीजिए, तो इसके अंदर गड्ढा खोद के यहाँ पर रखा गया काफ़ी गहराई में और टेस्ट किया गया। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी चेक की गई, कितना इंटेंस रहा है। इस तरह से हम परमाणु परीक्षण करके परमाणु शक्ति संपन्न हो गए और नाभिकीय हथियार हमारे पास हो गया। इसी संदर्भ में एक चीज़ न्यूज़ में आती है, एनपीटी करके। एनपीटी क्या है? इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आईआर वगैरह में आपको मिलेगा, तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। सो वी आर डिस्कसिंग हियर। तो फुल फॉर्म होगा नाभिकीय अप्रसार संधि। ये अस्तित्व में कब आई? प्रभावी हो गई 1970 में। साइन इसके पहले हुआ था, 1970 से प्रभावी हो गई। इसमें क्या प्रावधान थे? नाम से स्पष्ट है, नाभिकीय अप्रसार संधि है। यहाँ नाभिकीय का पूरा होगा कि नाभिकीय हथियारों का प्रसार नहीं करना है। तो पहली बात हो जाएगी इसमें, परमाणु हथियार, नाभिकीय हथियार या परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रसार नहीं करना है। प्रसार नहीं करना मतलब कोई किसी को बेचेगा नहीं। प्रसार नहीं करना का मतलब ये भी है प्रसार रोका जाए। रोका जाए इसका मतलब ये है किसी के पास है। किनके पास है? कहाँ से रोका जाए, किनके पास है? तो इसमें माना गया कि 5 लोगों के पास है। 5 लोग कौन से हैं? 5 देश, अमेरिका, चाइना, रूस, आपका ब्रिटेन एंड फ्रांस। इन 5 को माना गया कि न्यूक्लियर 5 स्टेट्स हैं जिनके पास नाभिकीय हथियार हैं, और ये कहा गया कि ये लोग किसी को बेचेंगे नहीं नाभिकीय हथियार। ना तो हथियार बेचेंगे, ना तो उसकी तकनीकी बेचेंगे। ये समझौता हुआ। अब यहाँ पर भारत इसका हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने साइन नहीं की इस पर, एनपीटी पर। तो भारत के साथ कुछ और देश हैं, उन्होंने भी साइन नहीं की। कौन है? एक तो हमारा पड़ोसी ही है जिससे हमारा इस समय बहुत ज़्यादा तनाव है, पाकिस्तान। दूसरा है इजराइल। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एनपीटी पर किसने हस्ताक्षर नहीं किए? तो 190 मेंबर्स ने किए। विश्व में 3 ही देश बचे हुए हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, दैट इज भारत, पाकिस्तान और इजराइल। प्लस ये तीनों स्टेट, इनके तीनों के पास क्या है? नाभिकीय हथियार हैं। लेकिन एनपीटी इनको ये नहीं मानती है कि इनके पास हथियार हैं। वो केवल 5 देशों को मानती है कि नाभिकीय हथियार इनके पास ही हैं। सिर्फ भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। तो इसका एक प्रावधान है, परमाणु हथियार का प्रसार नहीं करेंगे, किसी को बेचेंगे नहीं, ना किसी को विकास करने देंगे। अब परमाणु हथियार का प्रसार नहीं होगा, जैसे इतने लोगों के पास था, मान लीजिए 1 2, बाकी लोग ऐसे खाली बैठे हुए इधर, तो इनके पास तो नहीं गया, तो प्रसार नहीं हुआ। तो इसी को बोलते हैं परमाणु निःशस्त्रीकरण। ये हमने जो बताया ऊपर, परमाणु हथियार का प्रसार रोका गया यहाँ पे, सॉरी। निःशस्त्रीकरण मतलब होगा जिनके पास हथियार हैं उनको कम किया जाए या ख़त्म करना। ठीक। तीसरा प्रावधान था इसका, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग किया जाए।
परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग, ये कौन सा प्रयोग होता है? सिविल यूज बोलते हैं कभी कभी, सिविल यूज, नागरिक यूज में किया जाए। ये क्या होता है? देखिए, टेक्नोलॉजी परमाणु बम की और परमाणु रिएक्टर की दोनों की सेम है, मतलब मेन प्रिंसिपल लगभग सेम है दोनों का, दोनों से ही निकलती है ऊर्जा। चाहे आप बनाइए बम परमाणु का और चाहे बनाइए परमाणु रिएक्टर। रिएक्टर वाला जो यूज होता है उसको बोलते हैं सिविल यूज। क्यों? क्योंकि इससे रिएक्टर से क्या बनाते हैं? बिजली, लाइट, और वो नागरिक इस्तेमाल करते हैं, देश का विकास होता है। तो इसलिए इसको कहा गया कि ये तो होना चाहिए, लेकिन बम कोई नहीं बनाएगा। ठीक, दोनों ही कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं? नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है और रिएक्टर भी। दोनों में अंतर क्या है कि परमाणु बम जो है इसमें जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, इसमें अनकंट्रोल्ड होता है। मतलब एक बार रिएक्शन शुरू हो गई तो जब तक सारा फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये क्रिया चलेगी। और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होती है वो कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। क्या होती है? कंट्रोल्ड रिएक्शन, नियंत्रित अभिक्रिया। यही दोनों में अंतर है। वहीं आप हाइड्रोजन बम पढ़ते हैं तो वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है और सूर्य से ऊर्जा भी उसी सिद्धांत से निकलती है। ये हमने एनपीटी देख लिया। अब भारत का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या है? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भारत का क्या है? भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सीधा सीधा और सरल सरल है। क्या है? ये हमने 2003 में दिया था ऑफिशियली। भारत ने साफ साफ कहा है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। NFU, नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी या नो फर्स्ट यूज की नीति है भारत की। ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या? नो मतलब नहीं, फर्स्ट मतलब पहले, यूज मतलब इस्तेमाल। हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? नाभिकीय हथियार, क्योंकि हमारे पास तो है, वेपन है, लेकिन हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एज ए इंडिया भारत किसी पर नाभिकीय हथियार नहीं दागेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? अब ये भी तो हो सकता है कोई हम पर दाग दे। अगर कोई हम पर आक्रमण करता है नाभिकीय हथियार से, तब भारत जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, तब हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब हमारे ऊपर कोई नाभिकीय हथियार चलाएगा तो हम भी चलाएंगे, बस पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले तुमने किया तो हम ज़रूर करेंगे। तो इसके आगे ये भी है, किंतु यदि किसी ने हमला किया तो उसका प्रत्युत्तर भारत देगा, तो उसका जवाब भारत देगा उसी की भाषा में। अब ये हमला जिसकी बात कर रहे हैं, हमला कई प्रकार का होता है, तो भारत ने ये भी डिफाइन कर रखा है। ऐसा नहीं कि नाभिकीय हमला की बात कर रहे हैं, आप रासायनिक हमला भी करते हैं, मतलब रासायनिक हथियारों का प्रयोग, केमिकल वेपन, जैसे कि मस्टर्ड गैस है, सेरिन गैस है, वैसा। या आप जैविक हथियारों का प्रयोग करते हैं। जैविक हथियार जैसे कोई वायरस छोड़ दिया गया। परमाणु हथियार तो ठीक ही है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। मतलब ये नहीं है केवल परमाणु हथियार करोगे तभी करेंगे, कुछ भी आप करोगे इसमें से तो हम भी रिस्पॉन्स करेंगे और मजबूती से करेंगे। दूसरा क्या है? भारत का सीधा मानना है कि हमारा जो हमने बनाया है नाभिकीय हथियार, उसका उद्देश्य है डिटरेंस। क्या उद्देश्य है? डिटरेंस। मतलब ये
कि पड़ोसी हम पे हमला ना करे, बस। कि पड़ोसी को पता रहे कि हमारे पास भी है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पड़ोसी को नाभिकीय हथियार इस्तेमाल करने से रोकना हमारा उद्देश्य है, ना कि आक्रमण। तो डिटरेंस पॉलिसी है भारत की, ठीक है। डिटरेंस का मतलब कारण क्या है, देखिए, ये अगर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है, इनके पास भी वेपन हो ही गया है, इनके पास तो पहले ही था, चीन के पास, इनके पास भी हो गया। इनके पास खैर बाद में आया पाकिस्तान के पास, लेकिन हमें खतरा किससे था, जब हमने टेस्ट किया था चीन से। इनके पास न्यूक्लियर वेपन होगा, ये हमारे पास छोड़ सकते हैं, तो हमें कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि हमारे पास भी है। दैट्स वाई वी डेवलप दिस न्यूक्लियर वेपन। तो दो बातें ये हो गई, हमारा उद्देश्य आक्रमण करने का नहीं है, बल्कि निवारक है, प्रिवेंटिव है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, जिनके पास नहीं है, क्या नाभिकीय हथियार, उनके ऊपर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिनके पास नाभिकीय हथियार नहीं है, उनके ऊपर भारत नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसके अलावा भारत ने ये भी कहा है, हमारे पास नाभिकीय हथियार हैं तो, लेकिन उस पर सिविल कंट्रोल रहेगा। कौन कंट्रोल करेगा, सिविल कंट्रोल रहेगा। सिविल कंट्रोल रहेगा, या सेना का कंट्रोल उस पर नहीं रहेगा। सेना का कंट्रोल नहीं, जैसे सेना के पास सभी हथियार रहते हैं, कोई भी है, राफेल से लेके XYZ सारे हथियार हैं, लेकिन न्यूक्लियर हथियार सेना के पास नहीं है। भारत में सिविल कंट्रोल है नाभिकीय हथियारों पर, जिस पर निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी कमेटी लेती है। तो सिविल कंट्रोल का मतलब नाभिकीय हथियार का इस्तेमाल होगा, लेकिन राजनैतिक निर्णय लिया जाएगा, पार्टी निर्णय लेंगी, ना कि सेना निर्णय करेगी इस मामले में। जैसे कि अमेरिका में हो रखा है, तो यही डर है कि न्यूक्लियर वेपन सेना के हाथ में है। तो ये रही भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जो यहाँ पर रेलेवेंस था, सो हमने चर्चा की आज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप लोग जानते ही होंगे विराट कोहली रिटायर हो गए, कल काफ़ी चर्चा में रहा, तो आप लोग, विराट कोहली हो गए, अब रोहित शर्मा, दो लोग हो गए जिन्होंने घोषणा की टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की। तो याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, वनडे एग्जाम में। एक और न्यूज है, हमारे देश में बेंचमार्क जो इंडाइसेस हैं, बेंचमार्क मतलब एक स्तर पर, पैमाने है, तो बेंचमार्क इंडेक्स है हमारे यहाँ दो, सेंसेक्स और निफ्टी। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, दोनों में काफ़ी उछाल रहा कल, मतलब कई हजारों अंक ऊपर चढ़े, 3% 4% तक चढ़ गए, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कारण क्या है इनके पीछे का, ये आपको जानना चाहिए। इसके दो कारण थे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है 4% की। एक तो हमारा और पाकिस्तान का जो संधि वार्ता हो गई है, सीज फायर संधि जो हुई है वो, दूसरा अमेरिका प्लस चीन का जो समझौता है वो सफल रहा, लगभग बातचीत चल रही है टैरिफ को लेकर के। इस दोनों का प्रभाव इस पर पड़ा। सेंसिटिव जो आपका सेंसेक्स होता है वो क्या होता है अर्थव्यवस्था में, सेंसेक्स इज नथिंग बट सेंसिटिव इंडेक्स। फुल फॉर्म एक आध बार पूछा गया है। इंडेक्स है तो सूचकांक होता है,
इसमें 30 कंपनियों के शेयर होते हैं। और सबको वेटेज मिलता है। और ये कंपनी फिक्स नहीं होती हैं, इनका पीरियोडिकल रिव्यू होता है, मतलब इनकी समीक्षा होती रहती है। और जो समीक्षा होती है तो कुछ कंपनी इसमें जुड़ जाती हैं और कुछ कंपनी माइनस हो जाती हैं। कुल हैं 30, लेकिन 2 बाहर गई तो 2 जोड़ ली जाती हैं। एम कैप के आधार पर कुछ पैमाना रखा गया है, जिसके आधार पर कुछ कंपनियों को या कंपनियों को जोड़ा और हटाया जाता है या निकाला जाता है इसमें से। तो ये इंडेक्स भारत की जो अर्थव्यवस्था का स्टॉक मार्केट है उसके बारे में हमें सूचना देता है, ठीक। और ये BSE का है, किसका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी 50 में क्या है, ये 50 कंपनियों का सूचकांक है, देश की बेस्ट 50 कंपनियों का इंडेक्स है। बस इतना ही है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक है PKK ने समझौते की बात की है। PKK क्या है, न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या। एक पार्टी का नाम है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। वर्कर्स ने वर्कर्स, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। तो ये एक पार्टी है, कुर्दिस्तान नाम से पता चल रहा है कुर्द लोगों की पार्टी है। कुर्द लोगों की पार्टी है। फुल फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि लैंग्वेज का इशू है वहाँ पर, ये कुर्दिश लैंग्वेज या है तो उस वजह से है, बट नाम इसका कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है। कुर्द लोग होते हैं, ये इनका अपना नृजातीय समूह है, जिनकी अपनी संस्कृति है। अब कुर्दिस्तान क्या है, कुर्द लोग अपना स्थान बना रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान, पाक स्थान, अफगानिस्तान, अफगानों का स्थान अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो जान ही रहे हैं क्या है, जैसे कजाकिस्तान, तो ये कुर्दों का स्थान है। तो कुर्द राज्य की मांग कर रहे थे ये लोग कि हम अलग राज्य बनाएंगे जिसका नाम होगा कुर्दिस्तान। ये सक्रिय कहाँ पर थे, तो तुर्की के साथ सक्रिय हैं। एक्चुअल में इनका जो क्षेत्र है कुर्दों का कई राज्यों से लगता है, कई देशों से लगता है, जैसे तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान। तो कुछ कुछ एरिया सबका है, जैसे ऐसे मान लीजिए कि ऐसे करके हो रखा है बंटवारा किसी का, ये देश है। अब इन लोगों का एरिया बीच का है, तो ये इधर मिला दिया, ये हमारा कुर्दिस्तान बनेगा। तो थोड़ा एरिया इधर है, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि अब भाई सुलह समझौता कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा। ये पार्टी इन्होंने बनाई थी 1978 में। पार्टी का ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ पर सक्रिय है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में जो आता है, ठीक है। दूसरा, इस जो पार्टी है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, इसको घोषित कर रखा है टेरर ऑर्गेनाइजेशन, यह आतंकी संगठन है। किस किस ने घोषित कर रखा है, एक तो टर्की नहीं करेगा क्योंकि टर्की के यहाँ ज़्यादा उत्पात मचाया इन लोगों ने, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ने कर रखा है तो नाटो भी कर ही देगा क्योंकि अमेरिका का प्रभाव उसमें भी है। तो ये PKK का इशू हुआ। एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है ताइवान से। ताइवान ने हिमार का परीक्षण किया है, किसका, हिमार। परीक्षण क्या किया, फायर किया है, या एक खरीदा है, लिख लीजिए, फायर क्या किया, खरीदा। ताइवान जानते ही हैं, चीन और ताइवान पहले एक ही थे, इसीलिए इन दोनों के संदर्भ में आती है थ्योरी, टू स्टेट थ्योरी को लेकर के। टू स्टेट थ्योरी तो
विशेष रूप से इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में रहती है। चीन और ताइवान, तो चीन का कहना है कि ताइवान भी चीन का हिस्सा है, लेकिन ताइवान एक अलग राष्ट्र के रूप में, राज्य के रूप में बनने का पूरा प्रयास कर रहा है, क्योंकि एक आइलैंड है ना ताइवान, क्या है, द्वीप है, तो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और चीन के पड़ोस में है। तो चीन चाहता है कि ताइवान पर उसका कब्जा हो जाए। हो नहीं पा रहा है, वो अलग बात है, 1947-48 का कुछ ऐतिहासिक मुद्दा है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं हिमार की। ये हिमार क्या है जो खरीदा है इन्होंने, और खरीदा है तो किससे खरीदा है। क्योंकि ताइवान पर अक्सर चीन के द्वारा हमले की धमकी दी जाती रहती है, इसीलिए इसने खरीदा है हिमार को। हिमार क्या है, एक रॉकेट सिस्टम है जिसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा, हाई मोबिलिटी, फुल फॉर्म है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, ARTILLERY, ARTILLERY, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ये रॉकेट लॉन्चिंग करने के लिए है। जो आर्टिलरी मतलब क्या होता है, हथियार को लॉन्च कर सकता है। तो खरीदा कहाँ से है, अमेरिका से। इसी का इस्तेमाल यूक्रेन भी कर रहा है अपने युद्ध में, हिमार का। ठीक है, तो ये हमने बेसिक जानकारी इसके बारे में ले ली, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट न्यूज है अस्पृश्यता को लेकर। आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि अस्पृश्यता किस किस रूप में होती है। जैसे छुआछूत जो बोलते हैं नहीं, वही है अस्पृश्यता। व्यवहार में निम्न वर्ग के लोगों को अछूत समझा जाता है, उनको कोई छूता नहीं है। जो छू लेता है वो कहते हैं वो अपवित्र हो गया। मान लीजिए ये हैं और एक ये हैं, तो ये अछूत है, तो ये इनको टच नहीं करेंगे, ये टच नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इनको टच करेंगे तो क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। तो इसी के संदर्भ में न्यूज है, मद्रास हाई कोर्ट ने जो है एक मामला आया था, उसमें मंदिर के डोनेशन के लिए, मंदिर में प्रोग्राम था, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, उसके लिए डोनेशन कलेक्ट किया जा रहा था। डोनेशन मतलब अनुदान, पैसा। तो जो निम्न वर्ग का एक व्यक्ति है, उससे पैसा लेने से मना कर दिया कि ग्राउंड है कि वो छूत है, अछूत है, निम्न वर्ग का है, इन्फीरियर पर्सन है, इस वजह से। इसी को शायद मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि बताइए स्थिति कहाँ तक है, छुआछूत किस स्तर तक व्याप्त है, ये देखिए। जबकि संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत, 70 नहीं 17 के तहत अस्पृश्यता पर क्या है, प्रतिबंध लगा हुआ है। अस्पृश्यता पर रोक है, उसके बावजूद डोनेशन में चल रहा है। इसका रूप देख रहे हैं कौन कौन सा है, फॉर्म। तो सिर्फ छूने तक की बात नहीं है, उनसे पैसा भी नहीं लिया जा रहा है मंदिर के लिए। दैट इज़ द पॉइंट की। तो मेरा यहाँ निष्कर्ष ये है कि भारत में अभी भी छुआछूत व्याप्त है, जो कि मद्रास हाईकोर्ट के सामने मामला आया है। तो रिमोट एरियाज़ में जो हैं, गांव में या बाकी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कुछ मामले आते रहते हैं। तो ये स्टिल अभी भी है, इसीलिए संविधान में इसका प्रावधान किया गया था। WHO की एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट है नर्सिंग पर, नर्सिंग, और नर्सिंग में भी फोकस में है नर्सेज।
नर्स पर। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग। ट्वेंटी 25 ये रिपोर्ट का नाम है। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो भी कोई बात नहीं। हमें यहाँ याद रखना है कि WHO की रिपोर्ट है। WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कुछ बातें कही गई थी। नहीं भी याद रहता है तो भी आप कंटेंट याद रखेंगे जो आपके काम आएगा मेंस में। ठीक है, हमें कंटेंट पर फोकस करना है। हमें यहाँ कंटेंट से मतलब है किसने दिया नहीं दिया, उससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं। ठीक है, देशों को दो कैटेगरी में बांट लीजिए। एक होंगे लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज, निम्न आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश। और उच्च आय वाले देश एक तरफ करेंगे हाई इनकम कंट्रीज, उच्च आय वाले देश। ऐसा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है वर्ल्ड बैंक ने कर रखा है, तो उसी को इन्होंने शायद आधार माना हुआ है। तो लो इनकम कंट्रीज में क्या हुआ, क्या हो रहा है इसमें, जो नर्सेज हैं, नर्स की जो संख्या है बढ़ रही है तेजी से, उच्च आय वाले देशों की तुलना में ज़्यादा। मतलब ये उच्च आय वाले देशों में जितना नर्स की संख्या बढ़ रही उससे ज़्यादा लो इनकम कंट्रीज में या मिडिल इनकम कंट्रीज में इनकी संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ लो इनकम कंट्रीज में नर्स की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। पहली बात, बढ़ रही है तो समस्या क्या है, संख्या तो बढ़ रही है। चलिए, संख्या बढ़ रही है लेकिन इनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हैं। क्या, रोजगार के अवसर। मतलब ये जो रोजगार अवसर नहीं मिल रहे हैं उतने, कहाँ, लो इनकम कंट्रीज में। रोजगार के अवसर क्या है यहाँ पर, सीमित हैं। तो संख्या तो बढ़ रही नर्सों की लेकिन रोजगार के अवसर सीमित हैं। तो क्या होगा, रोजगार की तलाश में क्या होगा, प्रवास करेंगे। क्या करेंगे, रोजगार के लिए प्रवास, मतलब अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाएंगे। अब रोजगार के लिए प्रवास करेंगे, प्रवास कहाँ होगा, हाई इनकम कंट्रीज की ओर, उच्च आय वाले देशों की ओर। यहाँ पर ये प्रवास करके आएंगे। अब यहाँ पर जब प्रवास करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो उच्च आय वाले देश हैं, ये मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर जो नर्स हैं, विशेष रूप से विदेशी नर्स, क्योंकि तो माइग्रेट करके आई, जहाँ माइग्रेट करेंगे तो विदेशी नर्स, इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और विदेश नर्स की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब देशी वाली नर्सों की संख्या घट रही है। विदेशों, उच्च आय वाले देशों में नर्स की संख्या घट रही है, विदेशी नर्सों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च आय वाले देशों को इन नर्सों की आवश्यकता पड़ेगी। होगी कि नहीं होगी। नर्स का मतलब सीधा अस्पताल से है, याद रखिएगा दिमाग में, और अस्पताल का मतलब सीधे स्वास्थ्य से है। ठीक, नर्सों की आवश्यकता होगी। नर्स आ कहाँ से रही हैं, बाहर से आ रही हैं,
बाहर से मतलब दूसरे देश से भर्ती कर रहे हैं। अब दूसरे देश से अगर भर्ती कर रहे हैं ये उच्च आय वाले देश, तो अब इनके पास समस्या तो ये भी है ना, ये देश अगर भेजना बंद कर दिया कल को, तो उसने कहा कि प्रतिबंध लगा दिया कि हमारे देश से कोई नहीं जाएगा बाहर, प्रतिबंध तो लगा ही सकता है। तो इसमें सुझाव दिया गया है कि उच्च आय वाले जो देश हैं उन देशों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाएं जहां से नर्सें जा रही हैं, मतलब द्विपक्षीय व्यापार समझौता करें उनके साथ में, द्विपक्षीय व्यापार समझौता करिए उनसे। तो जब व्यापार चलता रहता है तो ये सब चीज़ें सामान्य बनी रहती हैं। समझौता करें या उसको संबंधों को सामान्य बनाए रखें ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, ये तो इनके लिए हो गया। इनके लिए क्या है, संख्या बढ़ रही है, रोजगार अवसर नहीं, प्रवास कर जा रहे हैं। इसके लिए कहा गया कि इनके लिए निम्न आय वाले जो देश हैं वो क्या करेंगे, सुझाव है इनके लिए, करें क्या क्या समस्या क्या है इनकी, रोजगार के अवसर नहीं है, तो रोजगार के अवसर सृजन कीजिए, रोजगार अवसर रोजगार अवसरों को बढ़ाएं, रोजगार सृजन करें इनके लिए। ठीक, वहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन है, कार्य की दशाएं, अस्पताल की जो स्थितियाँ हैं उनको सुधारें, और जो वहाँ स्वास्थ्य अपने यहाँ हेल्थ इंफ्रा है, हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य तंत्र है, उसमें इनको शामिल करें, इंटीग्रेट करें। जब ऐसा करेंगे तब क्या होगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा। अभी देखिए जैसे ही स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा तो आपको याद होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हेल्थ एक मेजर कंसर्न है, तो उससे उस देश का HDI भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा तो मृत्यु दर कम होगी, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, ये सब फायदे होंगे उसके। और जब लोग जिएंगे ज़्यादा तो काम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था भी, GDP बढ़ेगा, क्योंकि GDP तो काम से जुड़ी हुई है। तो ये सारा इनका इशू था इस रिपोर्ट में। इन्होंने कुछ निष्कर्ष जो निकाले हैं वो देख लेते हैं। ये हमारे जो अभी हमने चर्चा की ऊपर, ये आपके लिखने के लिए कभी मेंस में आता है तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बना के रखेंगे बस, कि सामान्य रूप से क्या होता है नर्सेस का, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नर्स का जो वितरण है नर्सेस का बहुत ही विषम है, वितरण में असमानता है, और नर्सेज के वितरण में असमानता है तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी दिक्कत आएगी, विषमता होगी। इसका मतलब स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में विषमता होगी, वही बात है, बार बार मैं लिख रहा हूँ, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानता होगी। और इसका निष्कर्ष बताया गया है कि 78% नर्सेस कहाँ पर हैं, 78% नर्सेस 49% जनसंख्या को सर्व कर रही हैं। ठीक, ये इनका निष्कर्ष है। तीसरा निष्कर्ष इनका ये है, 23% नर्सेस विदेशी हैं, इंग्लिश में फॉरेन बॉर्न, मतलब विदेशों में जन्मी नर्सें हैं 23% वैश्विक स्तर पर। इसका मतलब ये हुआ कि वैश्विक स्तर पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंटरनेशनल माइग्रेशन पर निर्भर हैं ऊपर वाले देश, मतलब उच्च आय वाले देश। तो प्रवास का योगदान क्या है इंटरनेशनल माइग्रेशन में,
ये भी आप देख सकते हैं। जैसे भारत में एग्जांपल लेंगे तो केरला से नर्सेज जाती हैं सऊदी कंट्रीज़ में, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पर। ठीक, तो ये एग्जांपल कोट करते हुए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि है क्या मामला। नेक्स्ट है अमेरिका और चीन के बीच वार्ता चल रही है टैरिफ को लेकर के। तो ये सफल हो रही है, लगभग बातचीत की जा रही है तो लगभग सफल हो रही है, मतलब पॉजिटिव आउटकम आ रहे हैं। पॉजिटिव आउटकम आ रहे हैं तो इसका फ़ायदा दो चीज़ों को लेकर के। एक तो इन दोनों देशों को क्या फ़ायदा होगा, और हमें तो अपना दृष्टिकोण देखना कि भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे। दोनों देशों को फ़ायदा क्या होगा भाई, ये विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था जिसका साइज है 30 ट्रिलियन के आसपास, और चीन 20 ट्रिलियन। तो विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पर क्या चल रहा है, टैरिफ वार। टैरिफ वार क्या है, दोनों ही देश एक दूसरे के यहाँ से आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। टैरिफ क्या है, शुल्क है। ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये अमेरिका मान लीजिए, ये चीन है, ठीक है। तो यहाँ से जब वस्तुएं आती हैं, शुरुआत किसने की, वहाँ से करते हैं, ठीक है। चीन से वस्तुएं यहाँ जब आ रही थी, यहीं पर इन्होंने टैरिफ लगा दिया। लगता तो पहले भी था, टैरिफ बढ़ा दिया 100%, 150%। मतलब यहाँ 100 रुपये की वस्तु आ रही है तो यहाँ 250 रुपये की बिक रही है। क्यों, क्योंकि टैरिफ पड़ रहा है 150%। जब अमेरिका के ट्रंप साहब ने बढ़ा दिया तो यहाँ से आने वाली वस्तुएं, अमेरिका से आने वाली वस्तुएं जो चीन को जा रही थी, इन्होंने भी वही किया, 150%, 200% बढ़ा दिया। इसी को कम करने के लिए बातचीत चल रही कि टैरिफ को कम करिए। तो लगभग सहमत हो गए हैं, ठीक है। तो यही है टैरिफ वार। जब किसी देश के द्वारा अपने देश में आने वाली वस्तुओं के ऊपर टैरिफ की दरें, शुल्क की दरें बढ़ा दी जाती हैं, तो उसी को देखते हुए अगले देश के द्वारा भी वही किया जाता है। तो ये स्थिति होती है टैरिफ वार की। तो दोनों देशों को फ़ायदा क्या होगा कि व्यापार बढ़ेगा दोनों का। सबसे पहला फ़ायदा, व्यापार बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो विकास होगा आगे। भारत को यहाँ फ़ायदा क्या हो सकता है, यहाँ भारत को फ़ायदा से ज़्यादा ऐसा बताया जा रहा है कि नुकसान है। फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि फार्मा सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल, एक एपीआई सेक्टर है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इन क्षेत्रों में भारत इसका लाभ होगा। लेकिन भारत को लाभ से ज़्यादा यहाँ नुकसान है, ऐसी चर्चा की जा रही है। तो आपको जनरली पता होना चाहिए। नुकसान ये बता रहे हैं क्योंकि जब वहाँ चीन में टैरिफ बढ़ाया गया, जैसे चीन है, ये अमेरिका है, चीन ने यहाँ टैरिफ बढ़ा दिया। कुछ कंपनियां जहाँ जो इस्टेब्लिश थी, मान लीजिए, तो यहाँ से उत्पाद बना यहाँ भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ भी टैरिफ बढ़ा हुआ है तो अंदर नहीं जा पा रहा है। तो इन कंपनियों ने क्या किया कि शिफ्ट किया, ऐसा करो चीन में बनाएंगे ही नहीं, अब बनाएंगे वियतनाम में, अब हम बनाएंगे भारत में, अब हम बनाएंगे सामान मैक्सिको में। तो चीन से कंपनियां बाहर निकल रही थी और बाहर निकल कर इन देशों में अपनी जो है स्थापित कर रही हैं। तो भारत को इसका लाभ मिल रहा है, स्थापित कर रही हैं। तो भारत में क्या हो रहा है, भारत में निवेश आ रहा है, भारत में पैसा आएगा, निवेश आएगा, निवेश आएगा तो जीडीपी बढ़ेगा, निवेश आएगा तो रोज़गार होगा। अर्थव्यवस्था में हमेशा याद रखेंगे, रोज़गार तो बनेगा ही बनेगा, कुछ भी हो रहा है, रोज़गार होगा, जीडीपी बढ़ेगा, देश का विकास होगा, यही तो चाहिए। अब जब इनके रिलेशन सामान्य हो जाएंगे दोनों के, तो ये कंपनियां वहाँ से क्यों निकलेंगी, चीन से नहीं निकलेंगी, यहीं बनी रहेंगी, यहाँ से व्यापार करेंगी। अब निकलेंगे नहीं तो भारत कैसे आएंगी, तो ये नुकसान हो जाएगा भारत का। तो ये इसका चक्र है, ठीक। नेक्स्ट है बैंक मित्र।
बैंक मित्र क्या होता है? ये रिमोट एरियाज़ में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। बैंक द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण, ठीक है। और बैंक द्वारा ये ऑथराइज्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी खोल लेगा, बैंक द्वारा इनको आधिकारिक ट्रेनिंग देकर ये ऑथराइज किए जाते हैं, लेकिन ये बैंक के कर्मचारी नहीं होते हैं, ठीक। फिर होता क्या है, ये बैंकिंग सेवाओं को, इनका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से बैंक मित्र बनाने का, कि जो क्षेत्र जहाँ पर बैंक नहीं है वहाँ पर इनको पहुँचाया जाए। तो बैंकिंग सेवाओं को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुँचाना, ये उद्देश्य है बैंक मित्र का। इसीलिए बैंक मित्र का कंसेप्ट लाया गया था। दूर दराज गांव के जो क्षेत्र हैं जहाँ बैंक नहीं है भी, वहाँ पर बैंकिंग सेवाओं को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुँचाना, प्लस जहाँ बैंक अभी नहीं है, तो जहाँ बैंक नहीं है तो वहाँ बैंक की सेवाएं कैसे होंगी? उन क्षेत्रों में बैंक मित्र को ऑथराइज किया गया, या इसका कंसेप्ट लाया गया। उसका रीज़न यही था कि दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाया जाए। बैंकिंग सेवा मतलब क्या? आप बैंक जाते हैं, वहाँ से जो जो कुछ होता है वही है बैंकिंग सेवाएं। खाता खोलना, अकाउंट आपने खोला, ये रहा आपका खाता, ठीक। ये है आपकी बैंक, SBI इसका नाम हो गया। खाता खोला और ये मिस्टर जेड हो गए, इनके पास पैसा, तो क्या करेंगे? पैसा जमा करना, खाता में पैसा जमा करना। जमा कर दी तो पैसा निकालना, विड्रॉल करना। तो यही सब सुविधाएं गांव में देनी है। तो बैंकिंग सेवाएं तो दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को खाता खोलना, उनका पैसा जमा करना, उनका पैसा विड्रॉ करना, निकाल कर उनको देना। और जब पैसा निकालने की बात आएगी तो कई तरीके का होता है, इसमें शब्द बढ़ जाएंगे बस। केवल पैसा निकालने के बाद बात ये हुई कि आपने खुद का पैसा जमा किया था वो निकाला। दूसरा ये भी हो सकता है, उस खाते में आपकी पेंशन आ गई तो वो भी तो निकालेंगे, तो पेंशन देने का काम भी हो जाएगा इनके पास। उसी खाते में मोदी जी ने सब्सिडी भेज दी तो वो भी तो निकालेंगे। तो इसके माध्यम से खाते से क्या क्या हो रहा है? आपको सरकारी लाभ भी मिल रहा है, सरकारी योजना का लाभ, वहीं से पेंशन, वहीं अपना पैसा भी जमा कर रहे हैं। तो ये सब उसके लाभ हो गए, कैश विड्रॉल वगैरह। तो ये काम कैसे करते हैं? काम करते हैं, इनके पास होता है सारा इंफ्रा। इनके पास होता है लैपटॉप, इनके पास होती है बायोमेट्रिक डिवाइस, जैसे आपने देखा होगा जिसमें अंगूठा लगवाते हैं। इनके पास पासबुक वाला प्रिंटर होता है, पासबुक प्रिंट करवा लीजिए। तो ये सब होता है, प्लस एक माइक्रो ATM भी इनके पास होता है जिससे ये पैसा निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। पासबुक प्रिंट करवा लीजिए, माइक्रो ATM से आपका पैसा निकाल देंगे। और ये पैसा निकालते हैं AEPS से, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से, जो आधार से लिंक होता है, ठीक। और अब इनको मिलता क्या है इसके बदले में? सैलरी तो मिलती नहीं है, इनको मिलता है कमीशन। बैंक से कमीशन मिलता है, और कमीशन जो मिलता है वो काफ़ी कम है। इसीलिए इन लोगों ने अब मांग की है कि हमारा ये बढ़ाया जाए, कमीशन को रिव्यू किया जाए, भाई समीक्षा की जाए, ऐसी इनकी मांग है। और इन्होंने मांग किससे की है? एक पार्लियामेंट्री कमेटी है उससे कहा है, उसके सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है संसदीय समिति के पास।
तो ये इसका पूरा जो प्रोसेस है वो ये है। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। कुछ एक टॉपिक कल भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कल भी तो पेपर आएगा ही ना। तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।